दैट इज थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एक इंफॉर्मेशन है इन द स्टार्ट कि टेम्परेचर कैसे अपनी बॉडी का कैसे उन पर डिपेंड कैसे करता है, मतलब उनके अंदर हीट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस से हीट प्रोड्यूस कैसे हो रही है, कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, कैसे इन्वायरमेंट से वो ले रहे हैं। इसमें एक दो पॉइंट्स हैं बस ये आपने ध्यान में रखने हैं कि टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल डिपेंड अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट। ठीक है, कैसे कैसे उसमें क्या क्या इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस। वी ऑल नो दैट इन द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हीट प्रोड्यूस, ठीक है, एंड एनर्जी प्रोड्यूस। इस एनर्जी को ऑल द बॉडी फंक्शन फॉर ऑल बॉडी फंक्शनिंग दिस हीट इज यूटिलाइज्ड। एक तो ये होगा कि इनसाइड their metabolic process, and the other thing that is how they maintain how they change the body temperature is the rate of external heat gain and rate of heat loss। environment से वो heat absorb कितनी कर रहे हैं और फिर उसको body से कैसे by either evaporative cooling या किसी किसी उसको release कर रहे हैं। so these two are the main factors on which temperature of an animal depends। This transfer of heat between an animal and its environment is done in numerous ways। अच्छा, ये जो ट्रांसफ़र हो रही है environment से और अपने बॉडी में, इसको काफ़ी तरीक़ों से कंट्रोल किया जाता है। प्रिंसिपली इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन एंड डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट ट्रांसफर द हीट इनटू द एनिमल। अच्छा, एक तो ऐसे थर्मल रेडिएशन, हीट थर्मल रेडिएशन से मतलब तो जो एनर्जी हाई एनर्जी रेडिएशन की वेव्स हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद हम सनलाइट से भी हीट लेते हैं, ठीक है, वो भी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और इसके ये दोनों मेथड्स हैं फॉर एब्जॉर्बिंग द हीट, ठीक है। फिर उसके बाद वेयर एज रेडिएशन एंड एवापोरेशन ट्रांसफर द हीट आउट टू द एनवायरनमेंट। मतलब पूरा एक बॉडी का टेम्परेचर है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसका अपना हीट प्रोडक्शन, ठीक है, कि हीट प्रोडक्शन अपनी बॉडी की इन द एट द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में अपनी हीट प्रोडक्शन। फिर उसके बाद रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन एंड हीट लॉस, मतलब बॉडी इन्वायरमेंट से भी बॉडी हीट गेन करती है, हीट बाहर की तरफ रिलीज़ की जाती है। अब इसमें क्या प्रोसीजर्स, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो है कि थर्मल रेडिएशन वाला सनलाइट, ये तो हीट को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन जब ज़ाहिर है टेम्परेचर एक लिमिट से ऊपर चला जाता है तो एवापोरेटिव कूलिंग के थ्रू बॉडी से हीट को बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ किया जाता है। ये तो हो गया जनरल, हमने स्टडी किया कि विच आर द बेसिक मेथड्स या क्या प्रोसीजर्स हैं कि जिसकी रेफरेंस से टेम्परेचर बॉडी में इन और आउट होता है। अब आगे हमने टॉपिक देख रहे हैं कि जिसमें एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की गई है कि वो कैसे टेम्परेचर से इन्वायरमेंट से टेम्परेचर को हीट गेन या लॉस या कुछ ऐसे जैसे हमने उसे देखा था कुछ मैरीन में भी कि कुछ ने अपने बॉडी टेम्परेचर को फिक्स कर लिया था और कुछ अपने बॉडी को टेम्परेचर को चेंज कर रखे। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि एनिमल्स भी ऐसे ही करते हैं कि कुछ अपनी बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स कर लेते हैं विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और कुछ उसको कॉन्टिन्यूसली रेगुलेट करते हैं। लेकिन इस तरह की क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि कुछ डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स फेस होती हैं कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम एक क्लास के एनिमल्स एक जैसा बिहेव करें। सो दो तरह की क्लासिफिकेशन हैं। जो फर्स्ट इनिशियल एक क्लासिफिकेशन है, इसमें थर्मल करेक्टरिस्टिक की ही बेस पर उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। अच्छा, एक पहली एक टर्म है पिक्यूलोथर्म्स और दूसरी टर्म है होम्योथर्म्स। पिक्यूलोथर्म्स वो वाले एनिमल्स हैं इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड टू फ्लक्चुएट, ठीक है, मोर और लेस विद द एम्बिएंट एनवायरनमेंट। एम्बिएंट टेम्परेचर मीन कि बाहर का जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है, व्हेन एयर और वाटर टेम्परेचर आर चेंज। ज़ाहिर है कि वो वाले एनिमल जो हवा में है, अगर आप वाटर में उनकी रह रहे हैं, तो अगर बाहर का जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो दे टेंड टू फ्लक्चुएट, अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप्स इंक्लूडेड हैं। ऑल इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स आर कंसिडर्ड इन दिस कैटेगरी। अच्छा, ये अक्सर डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पिक्यूलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स।
ये तो हो गई peculiotherms, या डायरेक्टली आ जाता है डिफाइन peculiotherms या डिफाइन होम्योथर्म्स. द नेम इंडिकेट्स होम्योथर्म्स मीन कि जो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, टेम्परेचर से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली मेंटेन कर लेते हैं. अच्छा, अब अगर हम इसी को ही देखें, द अदर ग्रुप ऑफ एनिमल विच when exposed to the changing air or the water temperature maintain their body temperature. ठीक है, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं. हम दोबारा से मैं इसको रिपीट करती हूँ कि टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में हमने देखा कि टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है. टू इसमें मेजर रीजंस हैं. ठीक है, फर्स्ट रीज़न इसकी क्या है कि जी कैसे उसकी बॉडी का अपना टेम्परेचर है, दैट डिपेंड्स ऑन द हीट प्रोडक्शन एज रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इन्वायरमेंट से हीट गेन एंड हीट लॉस को कैसे कंट्रोल करके एक एनिमल के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है. तो हीट एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, थर्मल रेडिएशन एंड सनलाइट ट्रांसफर. ठीक है, सनलाइट जाहिर है हम कुछ एब्जॉर्ब कर देते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसके रिजल्ट में एवापोरेशन के रिजल्ट में ही बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है, हीट हम रिलीज करते हैं इनटू द एनवायरनमेंट. सो दीज आर द टू मेन फैक्टर्स विच कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल. अब हमने क्लासिफिकेशन देखी. क्लासिफिकेशन में हमने दो ग्रुप्स स्टडी किए. पहला ग्रुप है peculotherms, यानी कि ऑल दोज एनिमल्स विच टेंड टू फ्लक्चुएट मोर और लेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से वो तमाम एनिमल जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते रहते हैं. दे आर कॉल्ड peculotherm. इसमें कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं, इसमें फिश हैं, एम्फीबियंस हैं और reptiles. फिर हमने जो दूसरी क्लासिफिकेशन, ये दूसरा ग्रुप देखा, उसमें हम ये स्टडी किया कि दोस्त व्हेन ऑल दोस्त वो मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड peculiotherm. इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, इसमें आ जाते हैं जी बर्ड्स एंड मैमल्स. लेकिन अब इस तरह की क्लासिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. अब क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो इसमें ये है कि डीप सी फिश, ठीक है, हमने फिश ऊपर स्टडी किया कि फिश हमने कहा कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करते हैं. हमने ऊपर ये देखा ना, हमने फिश को peculotherms में रखा व्हेन दे चेंज द बॉडी टेम्परेचर. लेकिन कुछ डीप फिश क्या करते हैं, मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू कांस्टेंट नेचुरल सराउंडिंग. अब उनके तो बाहर का टेम्परेचर ही एक जैसा है, जाहिर है डीप डाउन द सी टेम्परेचर में इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती, तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर भी फिक्स कर लेते हैं. लेकिन हमने फिश को कहाँ रखा हुआ है, हमने फिश को peculotherm में रखा हुआ है. फिर उसके बाद हमने ये देखा कि लिजर्ड रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू कांस्टेंट, एंड लिजर्ड रेगुलेटेड टेम्परेचर, वो भी लिजर्ड भी अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं. एंड इन कंट्रास्ट न्यूमरस बर्ड्स एंड मैमल्स वेरी देयर बॉडी टेम्परेचर. हमने बर्ड्स एंड मैमल्स को इधर रखा है, होम्योथर्म्स में रखा है, लेकिन कुछ बर्ड्स एंड मैमल्स ऐसे हैं कि जो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं. ठीक है, वेरी करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं. इस सब प्रॉब्लम को से बचने के लिए क्या तरीकाकार, कौन सी अनदर टाइप ऑफ ग्रुपिंग को यूटिलाइज किया गया, वो हम आगे स्टडी करते हैं. हम उसको आगे देखते हैं कि इस तरह की जो हमें क्लासिफिकेशन है, इसमें जो प्रॉब्लम हुए, इससे अवॉइड करने के लिए अनदर क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे हम, ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए कि कौन से ग्रुप में हम रखें किस तरह के एनिमल को, तो ज़्यादा प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो जाए. तो ये है जी अनदर टाइप ऑफ मोर एप्लीकेबल टेम्परेचर क्लासिफिकेशन स्कीम. ये अब किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन. ठीक है, कि कहाँ से लाइट आ रही है और मतलब क्या सोर्सेज हैं उसके हीट प्रोड्यूस होने के. अब इसमें तीन तरह के हमने क्लासिफिकेशन की, एंडोथर्म, एक्टोथर्म एंड हेटेरोथर्म्स. पहला जी ग्रुप है एंडोथर्म्स. According to this, animals that generate their own body heat through heat production as byproduct during metabolism are endotherms. इसमें birds, some fish and flying insects. तो जो पहली क्लासिफिकेशन है एंडोथर्म की है, ये क्या करते हैं कि ये जितने भी इनके अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, ऑल
processes involved in catabolism, anabolism means कि फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी का बनना कैटाबोलिज्म, एंड एनाबोलिज्म के जैसे मुख्तलिफ स्मॉल मॉलिक्यूल दे यूनाइट एंड दे मेक सम लार्जर कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मटेरियल फॉर द बॉडी। तो ये है मेटाबॉलिज्म मीन्स के कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। तो इस मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में यानी कि बॉडी के ऑल प्रोसेस जितनी भी अंदर चल रहे हैं, स्टेप्स चल रहे हैं, मेटाबॉलिक स्टेप्स चल रहे हैं, इसके रिजल्ट में बाय प्रोडक्ट वो चीज़ होती है ना कि जो मेन चीज़ के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक चीज़ बनती है कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। तो ऑल दोज एनिमल जो अपने मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में हीट को एज अ बाय प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हमने डाला एंडोथर्म्स में। ठीक, इसमें कौन कौन से आ गया जी? बर्ड, सम फिश। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑल फिश नहीं रखा, सम फिश रखा है कि जो अपने मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में हीट को एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बाद है जी एक्टोथर्म। पहला हमने पढ़ा एंडोथर्म, दूसरा है एक्टोथर्म। एक्टोथर्म इज द अनदर ग्रुप which produce metabolic heat at low level and this is also exchanged quickly with the environment। ठीक है, अपनी हीट को छोटे लेवल पर प्रोड्यूस भी करते हैं मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में, और ये वाली हीट जो प्रोड्यूस है उसको इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज कर लिया जाता है, हाउएवर एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब ये क्या है, ये इनमें दोनों तरह के काम हो रहे हैं। अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में एट द स्मॉलर लेवल हीट को प्रोड्यूस भी किया जा रहा है, वो उसी हीट को एनवायरनमेंट में क्विकली एक्सचेंज मतलब बाहर रिलीज भी कर सकते हैं और बाहर से हीट एब्जॉर्ब भी किया जाता है, हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। इसमें अब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल हैं? इसमें वर्टिब्रेट्स, फिश। ठीक है, सम फिश ऊपर हमने एंडोथर्म में पढ़ा था कि जो विच आर टोटली प्रोड्यूसिंग देयर ओन हीट, they are not taking from external environment, neither their produced heat is radiated outside। अच्छा, अब इसमें जो एक्टोथर्म में देखिए, वो एंडोथर्म मीन की इनसाइड बॉडी, एंडोथर्म एंडो इनके इंटरनल बॉडी हीट, ओनली इंटरनल बॉडी हीट। एक्टो जैसे कि बाहर, जिससे एक्टो बाहर से वर्ड से ओरिजिनेटेड है, इसका मतलब ये है कि दे प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट, हीट अपने भी प्रोड्यूस करते हैं और उसको अपने बाहर के एनवायरनमेंट से भी क्विकली एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब इनमें दोनों तरह की हीट इन्वॉल्व है। इसमें इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर इन दिस कैटेगरी। क्लियर हो गया? अगला हमारा जो थर्ड कैटेगरी है हेटेरोथर्म, is of those animals who are capable of varying degree of endothermic heat production। मतलब हीट प्रोडक्शन हो रही है बट दिस इज नॉट एट एनी स्पेसिफिक कांस्टेंट रेट, कोई खास रेट मतलब कम या ज़्यादा या ख़ास नहीं है, वेरिंग डिग्री है, बट जनरली डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज। यानी कि ऐसा नहीं होता कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को किसी एक खास इन्वायरमेंट में उसको एक्सचेंज करें। बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स ये आ जाते हैं हेटेरोथर्म में, विच आर कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट, मतलब वो अपने ही मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में वेरिंग डिग्री, कभी ज़्यादा मतलब एक खास उसकी एक स्पेसिफिक लेवल नहीं है, उस लेवल से आगे पीछे होता रहता है हीट प्रोडक्शन की। सो दिस इज हाउ ऑल एनिमल्स has been classified into three different groups. One is endotherm, which produce their heat as a byproduct during metabolism. इसमें birds, some fish and flying insects। ठीक है, फिर एक्टोथर्म्स हैं, एक्टोथर्म में वो लो लेवल ऑफ मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, और दिस हीट प्रोड्यूस्ड इज क्विकली कैन बी एक्सचेंज्ड विद द एनवायरनमेंट। और एक्सचेंज का वर्ड का मतलब इसीलिए है कि वो एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं बाहर से और बाहर की तरफ ट्रांसफर भी कर रहे हैं हीट। इसमें हमारे पास फिश, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स हैं। फिर उसके बाद जो हमने थर्ड कैटेगरी देखी दैट आर हेटेरोथर्म्स, उसमें वो वाले एनिमल आ जाते हैं विच आर कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ हीट प्रोडक्शन। वेरिंग डिग्री ऑफ हीट प्रोडक्शन के है, लेकिन वो वाली हीट प्रोड्यूस जनरली डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को इतना ज़्यादा रेगुलेट कंट्रोल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल बैट एंड हमिंग बर्ड्स। So this was all about the temperature classification। So the next topic is regulation of heat exchange between animals and the environment। कि कैसे हीट को एक्सचेंज किया जाता है
एनिमल के और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान। अच्छा, अडेप्टेशंस की बात इस टॉपिक में होगी। इस टॉपिक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं कि लाइक राइट डिफरेंट अडेप्टेशंस एनिमल्स यूज फॉर हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड द एनवायरनमेंट, या फिर डायरेक्टली आ जाता है व्हाट आर स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस for heat exchange, what are physiological adaptations, and what are behavioral adaptations for the heat exchange between animal and environment. So first of all, we will see what are structural adaptations. As the name indicates, कि specific structures हैं, ठीक है, ये specific organs हैं या specific कह सकते हैं कि function जिस type किसी एक खास मकसद के लिए कुछ specific organs हैं which are very specific for temperature regulation for heat exchange. अच्छा, अब इसमें हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स हैं कि जिसमें भी लॉन्ग टर्म चेंजेस इन सबडर्मल फैटी लेयर, इंसुलेशन एंड पी लेयर। जैसे हमें पता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में उनकी सबडर्मल फैटी लेयर, इनकी एक्सटर्नल जो उनकी स्किन है उसके नीचे एक सबडर्मल यानी कि आउटसाइड एक्सटर्नल स्किन के नीचे, डर्मल स्किन के लिए यूज होता है वर्ड, तो सबडर्मल यानी कि एक्सटर्नल स्किन के नीचे एक फैट्स की लेयर होती है। दिस इज फॉर इंसुलेशन, यानी कि वो तो हीट को ना बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट से ठंडक को, कोल्ड को, विंड और हीट दोनों को फील होने से बचाती है। एंड द पीलेज, तो इसी तरीके से ये पीलेज भी बर्ड्स में मोस्टली दिस इज फॉर द बर्ड्स कि वो उनकी स्किन के नीचे एक तरह की सब फैटी लेयर है जो उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हार्शनेस से बचाता है। The presence of sweat glands and lungs modified for panting. अब जैसे हमें पता है कि इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स हैं। ये वो वाले ग्लैंड्स हैं कि जो व्हेन फीलिंग वेरी हाई टेम्परेचर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्वेट। उसमें रिजल्ट में क्या होता है कि एवोपरेटिव कूलिंग, एक कूलिंग की फीलिंग आती है। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि वो जैसे ना छोटे छोटे सांस तेज़ी से लेते हैं, पैंटिंग, जैसे हाँफते रहते हैं, तो उनके लंग्स मॉडिफाइड हैं फॉर दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन। तो इस तरीके से ये जो तीन हमने पढ़े एडेप्टेशंस पढ़ ली, उनके स्ट्रक्चर में हमने देख लिया कि कैसे इनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं फॉर दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ हीट एक्सचेंज। तो द नेक्स्ट एडेप्टेशन इज फिजियोलॉजिकल, ठीक है, कि कैसे उनके बॉडी के फंक्शंस स्पेसिफिकली दे आर अडेप्टेड टू हाई एंड लो टेम्परेचर। अच्छा, क्या होता है कि जैसे ही हमें गर्मियों में हीट या गर्मी फील होती है तो क्या होता है कि ब्लड का फ्लो इंक्रीज कर दिया जाता है टूवर्ड्स द स्किन, ताकि हीट को बॉडी से बाहर रिलीज किया जा सके, ठीक। और सर्दी के टाइम में और जब कोल्ड बहुत ज़्यादा फील होता है तो उसको हीट के फ्लो को कम कर दिया जाता है ताकि हीट को बॉडी के अंदर सेव करके रखा जा सके। फिर उसके बाद क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड्स भी की एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स इज आल्सो डन बाय एवापोरेटिव कूलिंग। तो ये कुछ ऐसे फंक्शनिंग के हिसाब से डिफरेंट एडेप्टेशंस हैं। मैं आपको एक्सप्लेन दोबारा करती हूँ कि दीज एडेप्टेशंस रेगुलेट ब्लड फ्लो। फिजियोलॉजिकल मीन के फंक्शनल एडेप्टेशन ये क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को जैसे इंक्रीज किए जाते हैं टू द स्किन, स्पेसिफिकली ग्रेटर ब्लड फ्लो इन द वार्म, गर्मी फील होती है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है, टू डेसिपेट हीट, मतलब हीट को बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए। और जब ठंड लगती है एंड इसको कम कर दिया जाता है एंड लोअर इन द कोल्ड टू इकोनोमाइज हीट। इसके बाद कुछ एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन मसल्स causes plumage fluffing। समटाइम बर्ड्स ऐसे करते हैं प्लूमेज फ्लफिंग कि वो अपने विंग्स को, अपनी फीदर्स को इस तरह से खड़े कर लेते हैं कि उसमें हवा पैदा हो जाती है, हवा इकट्ठी हो जाती है। सो दिस टाइप ऑफ ये जो एक एडेप्टेशन है मसल्स में, ये क्या करते हैं कि ये वो इंसुलेशन उनको इंसुलेशन दे देते हैं ताकि बाहर हवा से उनकी बॉडी में, एनवायरनमेंट में बॉडी से ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी ना महसूस हो।
मतलब और इसके प्लूमेज फ्लफिंग में क्या उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे स्पेसिफिक मसल्स, यानी कि मसल्स हमारे कंट्रोल कर रहे होते हैं बर्ड्स में प्लूमेज फ्लफिंग को। तो प्लूमेज फ्लफिंग के रिजल्ट में टेम्परेचर को फील्ड में जब बहुत ज़्यादा हाई या लो टेम्परेचर की फील्ड में उसमें कमी आ जाती है। सिमिलरली एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये तो हमने ऊपर स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पर पढ़ा ना, तो प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, तो ये अब उनको एक्टिवेट भी तो करना है ना, ज़ाहिर है। तो एक्टिवेशन एक तरह की उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शनल एडेप्टेशन। इसमें हमने बस 3 बातें पढ़ी कि जैसे हाई टेम्परेचर में ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दिया जाता है, लो टेम्परेचर में ब्लड फ्लो डिक्रीज किया जाता है। फिर उसके बाद हमने ये वाली टर्म पढ़ी प्लूमेज फ्लफिंग, कि इसमें सर्टन मसल्स हैं विच एक्टिवेट दिस प्लूमेज फ्लफिंग। प्लूमेज फ्लफिंग क्या चीज़ है कि अपने बर्ड्स अपने परों को इस तरह से ऊपर अपनी बॉडी में फैला लेते हैं ताकि इसके अंदर हवा की एक लेयर इकट्ठी हो जाए और दिस लेयर एक्ट्स एज अ इंसुलेशन कवर। फिर उसके बाद स्वेट ग्लैंड की एक्टिवेशन भी एक तरह से एवापोरेटिव कूलिंग देती है ताकि टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। तो उसके बाद है बिहेवियरल एडेप्टेशन, कि कैसे समटाइम कुछ एनिमल्स हैं दे बिहेव इन अ स्पेसिफिक वे। वो गर्मी को कम करने के लिए क्या करते हैं, कुछ अंदर दोपहर के टाइम पर बिल्कुल ऐसे गारों में चले जाते हैं या ज़मीन के अंदर ठंडी जगहों पर चले जाते हैं, या फिर जब ठंड होती है तो सनलाइट में आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि लिजर्ड्स हैं। तो क्या होता है कि दिस बिहेवियरल एडेप्टेशन इंक्लूड मूविंग ऑफ एन एनिमल टू एन एनवायरनमेंट वेयर हीट एक्सचेंज बिटवीन देम इज मिनिमल। फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्क्विरल, जैसे कि गिलहरी, छोटी गिलहरियाँ क्या करती हैं कि वो दे मूव टू द बरोज इन मिड डे हीट, यानी कि वो जब दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो ऐसे ज़मीन के अंदर छोटी जगहों पर अपने जैसे बिल होते हैं वो उसमें चली जाती हैं ताकि टेम्परेचर उनको कम से कम फील हो। फिर उसके बाद एनिमल्स एंड लिजर्ड्स बास्क इन द सन टू गेन हीट। लिजर्ड्स भी सर्दियों में दोपहर के टाइम पर ऐसे सनलाइट धूप में आ जाते हैं ताकि वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकें। एनिमल्स आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर हीट एक्सचेंज बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर। कुछ एनिमल ऐसे भी होता है कि जैसे गर्मी है तो फुल अपनी बॉडी को फैला कर बैठ जाते हैं ताकि एरिया सरफेस एरिया बढ़ जाए, हीट एक्सचेंज, हीट जो रेडिएट हो रही है बाय एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा हो जाए। और जब ठंड हो रही होती है तो जैसे बॉडी को एक बिल्कुल कवर करके और बिल्कुल छोटी सी एक पोस्चर में ले लेते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर को जो बाहर हीट निकल रही है उसे कम से कम किया जाए। आज हमने यही बस पढ़ा था कि टेम्परेचर क्लासिफिकेशन पहले हमने एक पढ़ी जिसमें किलोथर्म और होम्योथर्म में हमने डिवाइड किया, एंड देन another type of classification which was including endotherms, ectotherm and heterotherm, and then we studied how temperature and heat is regulated using different adaptations in which we study structural adaptation which included pelage and sweat gland and panting.